हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम से सेलेक्ट किए हैं। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो जो बीज वाले पौधे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अनावृत बीजी पौधे, एक होते हैं अनावृत बीजी पौधे जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इनके बीजों पर आवरण नहीं होता। तो ये है जिम्नोस्पर्म, इनके बीजों पर आवरण नहीं होता और इनमें फूल नहीं पाए जाते। और दूसरे जो बीज वाले पौधे होते हैं वो होते हैं आवृत बीजी। तो इनके बीजों पर आवरण पाया जाता है और इनमें फूल होते हैं। तो ये है आवृत बीजी, जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनके बीजों में आवरण पाया जाएगा और इनमें फूल खिलते हैं। बाकी इनके अलावा किसी में फूल नहीं खिलते एंजियोस्पर्म के अलावा। ठीक है। और यहाँ पे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दिया गया है और एल्गी। तो ये जो है लोअर क्लास के यानी निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। इसमें जो है ब्रायोफाइटा जो है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में ये आपका आ जाएगा फ्यूनेरिया आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा है। कारा की बात करते हैं तो ये शैवाल होता है, यानी कि एल्गी होता है। एल्गी या शैवाल जो है ये कारा जो है शैवाल में आ जाएगा। मर्सीलिया की बात करते हैं तो मर्सीलिया जो है ये टेरिडोफाइटा में आता है। ठीक है। और अनावृत बीजी पौधे जो है ये ज़्यादातर सदाबहार पौधे होते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, पाइनस, साइकस, ये सभी अनावृत बीजी पौधे होते हैं, यानी कि इनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता। तो देवदार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये अनावृत बीजी पौधा है यानी कि जिम्नोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा होगा। तो साइंस में शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं। तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सभी क्या है, तत्व हैं। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर H2O। ठीक है। तो ये सभी क्या है, यौगिक हैं। इसमें जो है एक निश्चित अनुपात में ये मिलते हैं, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का एक एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन का दो एटम है, तो इनका जो रेशियो होता है हमेशा यही होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है, ऑक्सीजन का ये, तो इनका जो रेशियो होगा यही होगा। तो ये निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चीनी का घोल दिया गया है तो इसमें चीनी होगा और पानी होगा, तो इसमें कोई निश्चित अनुपात थोड़ी ना होगा। चीनी का और पानी का घोल किसी भी अनुपात में लेंगे तो वो चीनी का घोल ही होगा। तो ये जो है शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाएगा। मीथेन की बात करते हैं तो ये होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये शुद्ध पदार्थ होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक यौगिक है। इसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का चार एटम है। तो हमेशा जो है कार्बन और हाइड्रोजन का यही अनुपात होगा। जब कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का चार एटम, तो वो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। तो ये जो है शुद्ध पदार्थ हो जाएगा इसमें। और दूध की बात करते हैं तो दूध में जो है वसा और प्रोटीन और जल, ये कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो दूध भी जो है शुद्ध पदार्थ में नहीं आएगा। वायु की बात करें तो इसमें भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो दूध, वायु, ये सभी क्या है, मिश्रण होते हैं। ठीक है, ये मिश्रण होते हैं। तो तत्व या यौगिक ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो जो गर्म रक्त के प्राणी होते हैं इनके शरीर का तापमान लगभग एक जैसा बना रहता है। ठीक है। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। तो इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता। जबकि जो ठंडे रक्त के प्राणी होते हैं उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर डिपेंड करता है। अगर वातावरण का तापमान कम होता है तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, और वातावरण का तापमान बढ़ने पर इनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। तो जितने भी स्तनपायी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। तो इधर जो है आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, इधर जो है सभी गर्म रक्त के प्राणी हैं। यहाँ पे मनुष्य है और बाकी जो है ये सभी क्या है, स्तनपायी हैं। ठीक है। और ये क्या है, पक्षी है। तो पक्षी और स्तनपायी जो है ये सभी क्या होते हैं, गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। इसके अलावा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, मत्स्य यानी कि मछली, तो ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी ठंडे रक्त के प्राणी होते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस यानी कि बाइल जूस। तो पित्त रस इसका श्रावण कहाँ से होता है, ये कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है यकृत यानी कि लिवर में बनता है। ठीक है, ये है लिवर। तो यहाँ पे जो है पित्त रस बनता है और ये स्टोर कहाँ पे होता है? क्वेश्चन आता है कि पित्त रस कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो ये गाल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं, ये यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। तो गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, तो पित्ताशय में जो है पित्त रस इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म या मेटालर्जी, तो ये जो है कैसी प्रक्रिया है? तो धातु कर्म अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म या मेटालर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम हो जाती है या बढ़ती है या पहले घटती फिर बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो यहाँ पे दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक आएंगे। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। और जब हम अप से डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी 17वें ग्रुप के तत्व हैं, जिसको हेलोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है और ये सबसे जो है राइट साइड में होता है। सबसे राइट साइड में 18वां ग्रुप होता है, लेकिन 18वें ग्रुप में सभी अक्रिय गैसें होती हैं, तो ना वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं ना धनात्मक होती हैं। तो 17वें ग्रुप में ये जो है सबसे ऊपर होता है, तो सबसे दाईं तरफ हो गया और सबसे ऊपर हो गया, तो इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये है गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। ठीक है, स्मॉल करंट मापने के लिए, यानी कि स्मॉल धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, या चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, या ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। और इसके अलावा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है अमीटर बनाने के लिए, अमीटर जो कि विद्युत धारा मापने के काम में आता है। और इसके अलावा वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट मीटर किस काम में आता है? तो वोल्टेज मापने के काम में आता है। तो इसका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अमीटर और वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग यानी कि रस्ट। तो लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तब उसमें जंग लग जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, Fe2O3.H2O। और क्वेश्चन आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की कोटिंग की जाती है। किसकी? जिंक की, यानी कि जस्ते की कोटिंग करते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वनीकरण। ठीक है, गैल्वनीकरण के द्वारा जो है लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे वर्क डन बताना है। तो कार्य जो है उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होगा, जो कि m इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। यहाँ पे m क्या है? तो m है द्रव्यमान, कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम, तो 20 हो गया। g का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10। और h ऊंचाई कितनी दी गई है? 2 मीटर। ठीक है, तो 20 का 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 200 दूनी 400 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। और ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिरके में। ठीक है, सिरका में जो है 4% होता है एसिटिक एसिड, और इसके अलावा वाटर होता है 96%। ठीक है, तो ये जो है सिरका में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे दिया गया है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक
एसिड इसको कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो ये चींटी, मधुमक्खी और इसके अलावा बिच्छू आदि के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका और एथेनोइक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। पुतली जिसको प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो ये है पुतली, जो कि एक छेद होता है, इसके चारों तरफ ये क्या है? तो ये है आइरिस। ठीक है, आइरिस जो कि पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। जब हम धूप में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है ताकि प्रकाश की मात्रा कम जा सके, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश की मात्रा अगर जाएगी तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, जब हम अंधेरे में आते हैं या फिर कम लाइट में आते हैं तो पुतली फैल जाती है ताकि हम चीज़ों को आसानी से देख सकें। प्रकाश की मात्रा उस समय ज़्यादा जानी चाहिए। और इसके अलावा आइरिस जो है आंखों के कलर को डिसाइड करती है। किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, तो आंखों के रंग को कौन निर्धारित करता है? तो आइरिस निर्धारित करता है। ठीक है, और आइरिस के ऊपर एक जो है झिल्ली होती है, जो कि पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। यहाँ पे पुतली हो गई, यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे पुतली हो गई, और ये जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आइरिस। और यहाँ पे जो इसके ऊपर ये कवर है, जो पतली झिल्ली होती है पारदर्शी, वो होती है कॉर्निया। ठीक है, और ये है लेंस। ये क्या है? लेंस है। लेंस कैसा होता है मनुष्य की आंख में? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और लेंस के साइज को कौन कंट्रोल करती हैं? तो लेंस के साइज को पक्षमाभी पेशियां, जिनको सिलियरी मसल्स कहते हैं, तो ये लेंस के साइज को पतला या मोटा करती हैं ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो इनको सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। यहाँ पे होता है रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब पूछा जाता है कैसा बनता है? तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनती है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ये जो है दृक तंत्रिका है, जिसको नर्व सेल कहते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है उसके सिग्नल मस्तिष्क तक ले जाती हैं, जहाँ पे इसको सीधा करके देख लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, पुतली यानी कि प्यूपिल। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो जो लिटमस विलयन होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन से प्राप्त होता है, और इसका जो रंग होता है ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी कलर होता है। और इससे जो है इस विलयन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर जो है, एक होता है लाल लिटमस पेपर, एक होता है नीला लिटमस पेपर। ठीक है, नीला लिटमस पेपर अम्ल की पहचान के लिए होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। और जो क्षार होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। इसमें लगभग 10 लाख जंतु होते हैं। 10 लाख जंतु होते हैं, जो कि हर जगह पाए जाते हैं। ज़मीन में पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, हर जगह ये पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है खंड युक्त होता है। कैसा होता है? खंडों से मिलकर के बना होता है, खंड युक्त होता है। और इनके जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। इस तरह से इनके पैर जो है संधि युक्त होते हैं। और इनके शरीर का जो बाहरी कंकाल होता है वो किससे बना होता है? तो बाहरी कंकाल जो है काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिड्डा है, ये तितली है, और ये बिच्छू और ये झींगा मछली है। तो ये सभी जो है किस में आते हैं? तो ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं कैसी होती हैं? तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो हम लोग यूज़ करते हैं देखने के लिए, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का होता है, सेम साइज का होता है, समान आकार। और इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा तो होता है लेकिन पार्श्व तौर पर उल्टा होता है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, जिसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ बाईं तरफ होती है वो दाईं तरफ दिखाई देती है, और जो चीज़ दाईं तरफ होती है वो बाईं तरफ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पार्श्व तौर पर उल्टा होता है। और इसके अलावा आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी इसके अलावा प्रतिबिंब होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समान आकार, सीधी प्रतिबिंब और पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो नारियल की छाल का निर्माण होता है स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक ये पौधे में सरल ऊतक का एक प्रकार होता है। तो जो पौधे की कठोर छाल होती है, नारियल की कठोर छाल, और यहाँ पे अखरोट दिया गया, अखरोट के ऊपर का जो कवर होता है और बादाम के ऊपर का जो कवर होता है, ये सभी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो कि मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है और इसके अलावा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मजबूती और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे दिया गया पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा भी सरल ऊतक है, कोलेनकाइमा भी, और एरेनकाइमा दिया गया है। तो एरेनकाइमा ये पैरेनकाइमा का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा की कार्य की बात करें तो ये फूड स्टोरेज और प्रकाश संश्लेषण आदि में मदद करता है। कोलेनकाइमा तो ये जो है संरचना प्रदान करता है, ये संरचना प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी में अगर हम अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं तो कौन सी अपक्रिया होती है? तो जब भी किसी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो जब हम पानी में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया या एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो पानी में जब हम अम्ल मिलाते हैं, हमेशा जो है पानी में अम्ल बहुत धीरे धीरे मिलाया जाता है, या क्षार जो है बहुत धीरे धीरे मिलाया जाता है। अगर हम अम्ल या क्षार में पानी मिला देते हैं तो जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है, उसमें जो है अम्ल या क्षार जो है छिटक करके आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है। तो जो है इसीलिए अम्ल या क्षार को बहुत धीरे धीरे मिलाया जाता है पानी में, ना कि पानी को अम्ल या क्षार में। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो वो कैसी अपक्रिया होती है? तो वो होती है उदासीनी अपक्रिया, क्योंकि उसमें जो है अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और इसके अलावा जल बनेगा। तो ये जो है उदासीनी अपक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी में अगर अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो जब भी हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, उसके बाद ये पायरुविक एसिड बनता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फिर जो पायरुविक एसिड है इसका भी विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और उसके बाद जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो किस रूप में? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होगा सूर्य की ऊर्जा जो है इसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अपक्रिया। नाभिकीय संलयन अपक्रिया से सूर्य को एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक, यहाँ पे ये है ड्यूटीरियम और ये है ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के ही अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, हीलियम जो कि भारी नाभिक है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो हीलियम का निर्माण करते हैं और इसमें जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन अपक्रिया। तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है या तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित होती है। और इसके अलावा हाइड्रोजन बम जो है ये भी नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम। और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। तो इसमें जो है एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है यूरेनियम 235 पर, तब जो है ये टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और इसमें भी जो है काफ़ी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये होती है नाभिकीय विखंडन अपक्रिया। तो जो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होती है ये भी जो परमाणु बम होता है और इसके अलावा जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होते हैं ये सब नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के व्यक्ति को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कितने बल का धक्का लगेगा? तो यहाँ पे दिया गया है एक व्यक्ति है 70 किलोग्राम का और एक व्यक्ति है 50 किलोग्राम का।
70 किलोग्राम वाला व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से इसको धक्का देता है। तो पूछा गया कि इस 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति से इस व्यक्ति को 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति को कितने बल का धक्का लगेगा। तो इसके लिए आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उस वस्तु के द्वारा भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी वस्तु पर भी लगता है। ठीक है, यानी कि अगर ये 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति इस पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है तो इस व्यक्ति के द्वारा 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के द्वारा भी इसके ऊपर 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो आयरन यानी कि Fe, इसका जो है एटॉमिक मास कितना होता है, तो 56 U होता है, यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 56 ग्राम इसका जो है मोलर मास हो जाएगा। तो 56 ग्राम इसका मोलर मास है, यानी कि इसके एक मोल में जो है 56 ग्राम होता है, या कह सकते हैं 56 ग्राम एक मोल के बराबर होता है। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने एटम होते हैं, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर जो है किसी भी पदार्थ के एक मोल में एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 56 ग्राम जो है 56 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। और हमें बताना कितने का है, 2.8 ग्राम का। 2.8 ग्राम में कितने होंगे, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 और 56 बटे में आ जाएगा इंटू 2.8 हो जाएगा। यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। 28 से ये जाएगा 56 दो बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6 और 0.011 ये आ जाएगा अगर हम 6.022 को कैंसिल करेंगे 2 से। ठीक है, और ये 10 है यानी कि 10 की पावर 1 है, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 23 में एक पावर कम हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है तो ये वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे बल का मान बताना है। बल F इक्वल टू होता है m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो v अंतिम वेग कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 मीटर पर सेकेंड। u कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड। और t कितना दिया गया टाइम, तो टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5/2 लिख लेंगे एक ही जगह, 2 से ये जाएगा 4 बार, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो 20 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे मात्रा का मतलब आयतन। ठीक है, गैस का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना है। तो इसके लिए बॉयल ने एक नियम दिया था। बॉयल ने नियम क्या दिया था कि अगर स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है दाब के, यानी प्रेशर के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड यानी कि परश्रव्य ध्वनियाँ। परश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती हैं उनको कहते हैं परश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो कुछ जीव जो होते हैं वो परश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, पोर्पोइस, चमगादड़ और चूहे। तो ये कुछ जीव हैं जो कि पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, और चूहे जो होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनियाँ यानी अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूहे। ठीक है, और अपश्रव्य ध्वनियों की बात करें, अपश्रव्य ध्वनियाँ, तो ये जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। और श्रव्य जो तरंगें होती हैं, श्रव्य ध्वनियाँ, ये कौन सी होती हैं,
तो श्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं ये 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ होती हैं ये श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, यानी ऑडिबल साउंड। तो इसको जो है इंसान सुन सकते हैं, इसको इंसान सुन सकते हैं। पराश्रव्य और अपश्रव्य को नहीं सुन सकते। पराश्रव्य को कौन सुन सकता है? तो पराश्रव्य ध्वनियों को कुत्ते सुन सकते हैं, कुत्ते इसको सुन पाते हैं, ठीक है। अपश्रव्य को कौन सुन पाते हैं? तो व्हेल जो होती हैं, जो बड़े जीव होते हैं जैसे कि व्हेल, हाथी, ये सभी जो है अपश्रव्य ध्वनियों को यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप में, पहले ग्रुप में और 18वें ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप और 18वें ग्रुप में ही केवल 7 तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18वां ग्रुप ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में जो है 7 तत्व होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जिसको क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, क्षारीय धातुएं भी कहते हैं इनको, यानी कि एल्कली मेटल्स कहते हैं। और सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं इनको, सेकेंड ग्रुप को। इसमें कौन कौन से तत्व हैं फर्स्ट ग्रुप में? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जिसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 18वां जो ग्रुप है इसको कहते हैं अक्रिय गैसें। इसमें जो तत्व हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं, या इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये तत्व होते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके तत्वों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो कोई भी गर्म वस्तु हो, उसकी जो गर्मी है हमें दूर से ही थोड़ा महसूस होती है, तो वो इंफ्रारेड के कारण होता है, यानी कि अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरणें। और जो ऊष्मा होती है इसका संचरण 3 तरीके से होता है। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन यानी कि चालन। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं जैसे ये रॉड है, तो इसमें ऊष्मा जो है चालन के माध्यम से इसके हाथों तक पहुंचेगी, ठीक है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो ये लाल होता जा रहा है, तो इसको ऊष्मा जो है चालन के माध्यम से पहुंच रही है ठोस वस्तुओं में। और गैसों में और द्रवों में कन्वेक्शन, जिसको संवहन कहते हैं, संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा इसके हाथों तक पहुँच रही है ये संवहन के माध्यम से पहुँच रही है। और यहाँ पे रेडिएशन के माध्यम से, और रेडिएशन जब होता है विकिरण, तो उसमें जो है इंफ्रारेड के कारण जो है ऊष्मा पहुँचती है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा, जिसमें अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड। जो सूर्य की गर्मी हम तक पहुँचती है वो भी विकिरण के द्वारा ही पहुँचती है, ठीक है। तो ये जो है हवा में या निर्वात में या हवा में ऊष्मा का संचरण विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक है। बाकी जो कन्वेक्शन है यानी संवहन और चालन, ये निर्वात में नहीं हो सकता, विकिरण ही केवल निर्वात में हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।